चलिए वहां खबर जमा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सिंह। हाथरस कांड में पीड़िता को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। इस मामले की जांच का जिम्मा अब एसआईटी के पास है। सीएम योगी ने एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत दी है। यूपी पुलिस का दावा है कि पीड़ित लड़की के साथ गैंगरेप नहीं हुआ है, जख्मों के चलते उसकी मौत हुई है। पीड़ित परिवार कहता है कि बेटी के साथ पहले गैंगरेप हुआ, जुबान काटी गई और फिर उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। आरोपी परिवार का बयान इसके उलट है। आरोपी संदीप और उसके परिवार का कहना है कि इस मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। संदीप और बाकी के आरोपियों ने हाथरस के एसपी को एक खत लिखा जिसमें घटना की एक अलग ही कहानी बताई गई है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आरोपी संदीप खुद को बेकसूर बता रहा है। संदीप का कहना है कि पीड़िता को उसकी मां और भाई ने मारा है। पीड़िता के परिवार को हमारी दोस्ती पसंद नहीं थी। इस मामले में सच कौन बोल रहा है, किसने की सबूतों के साथ छेड़छाड़, किससे, कब और कहां हुई गलती। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी लापरवाही से पीड़िता की जान गई। हाथरस कांड का दोषी आखिर कौन है? अगले 1 घंटे लगातार हम इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रोहित पुनेठा हमारे साथ जुड़ेंगे। इस मामले को बेहद करीबी से वो जांच और परख रहे हैं। मैं अभी उसी गांव में मौजूद हूँ, बुलगड़ी में, जहाँ पर पीड़ित का परिवार है। वहाँ देखिए, वहाँ ये जो खेत है, इस खेत के पीछे अगर जाएंगे तो पीड़ित का घर है। मैं आज सारे दिन वहाँ पर था। किसने की सबूतों से छेड़छाड़? किससे, कब और कहां हुई गलती? किसकी लापरवाही ने ली पीड़िता की जान? हाथरस कांड का दोषी कौन है? क्या पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है? रेप भी नहीं हुआ और ना ही गर्दन टूटी, ना रीढ़ की हड्डी टूटी, ना जीभ काटी, तो फिर हमारी बहन मर कैसे गई, ये बताइए। आरोपियों की कहानी में सच कितना है? क्या है संदीप और पीड़िता की दोस्ती का सच? वो जो लड़की की और संदीप का कोई कनेक्शन होगा, बाकी चाचा लोगों से तो बताएगा नहीं। हाथरस के 1000 सवाल। इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। और मैं हाथरस में इस वक्त उसी खेत में मौजूद हूँ जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसी खेत में उस जो पीड़िता है, हाथरस की बेटी है, उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। हाथरस मांगे जवाब। हाथरस कांड में एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है। पीड़िता के अंतिम संस्कार के दिन जितने भी लोग वहां मौजूद थे, एसआईटी उन सब से सवाल जवाब करेगी। कुल 40 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिनसे इस मामले को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। बीते मंगलवार को एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार के घर गई और घटना को लेकर तमाम सवाल किए। एसआईटी ने आरोपी परिवार के साथ भी बातचीत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच पूरी करने के लिए एसआईटी को और 10 दिनों का वक्त दे दिया है। 16 अक्टूबर तक एसआईटी को अपनी रिपोर्ट भी देनी है। जांच की निगरानी के लिए यूपी सरकार ने डीजी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शलभ माथुर को बतौर नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अब बड़ा सवाल यही है कि पीड़िता को न्याय आखिर कब मिलेगा? आखिर हाथरस का सच क्या है? हाथरस के बुलगड़ी गांव ग्राउंड जीरो से देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता रोहित पुनेठा की स्पेशल रिपोर्ट। हाथरस गैंगरेप मामले में इस वक्त गांव पूरी तरह से शांत है। सिर्फ गांव की जो शांति है उसको तोड़ती है पुलिस के सायरन की आवाज, जैसा कि आप मेरे पीछे सुन भी सकते हैं। पुलिस का आना जाना गांव में बहुत ज्यादा है क्योंकि अंदर पुलिस का बहुत ज्यादा सख्त पहरा है और दिन भर जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो इसी तरह बाहर से अंदर और अंदर से बाहर चलती हैं। दिन भर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो अंदर आते हैं और लगातार लोगों से वो जो वहाँ पीड़ित पक्ष है उनसे बातचीत करते हैं। ये तस्वीरें हाथरस के बुलगड़ी गांव की हैं। इस
गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। पीड़िता के घर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आने जाने वालों की निगरानी के लिए बाकायदा एंट्री रजिस्टर भी है। इस वक्त एसआईटी की टीम इस गांव में मौजूद है। वो जल्द मामले से जुड़े 40 लोगों से पूछताछ करने वाली है। हाथरस मामले ने इस वक्त पूरे देश में खलबली मचाई हुई है। पूरे देश में मीडिया की जुबान पर, हर एक शख्स की जुबान पर इस वक्त हाथरस का मामला है। और उस हाथरस मामले की जो पीड़ित है, उन्हीं के घर पर मैं खड़ा हुआ हूं, उन्हीं के घर की छत पर मैं खड़ा हुआ हूं। और जैसा कि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो देखिए, जिस पर छत पर मैं इस वक्त हूं, ये पीड़िता के घर की छत है और ये आरोपी हैं। इतने अगल बगल में जो पीड़ित है, आरोपी हैं, वो हैं। कुल 4 आरोपी हैं, जिनमें से 3 का घर तो वो सामने है, हालांकि पेड़ों के बीच है। मैं फिर भी कहूंगा जैसे दिखाएं, पेड़ों के पीछे बिल्कुल जो एक इमारत सी आपको नजर आएगी, गांव में जिस तरह से घर होते हैं, वैसा जो घर है वो संदीप सहित जो 3 आरोपी हैं उनका वो घर है। और जो चौथा आरोपी है उसका घर ये है। उसके घर हम जाएंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाथरस मामले में डीआईजी शलभ माथुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शलभ पीड़िता के परिवार से मिले हैं और सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया है। मामले की तफ्तीश के लिए शलभ 7 दिन तक बुलगड़ी गांव में ही रहेंगे। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। 16 अक्टूबर तक एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अब ये समझिए कि एसआईटी अपनी जांच किस तरीके से आगे बढ़ा रही है। एसआईटी ने पीड़िता के भाई का बयान दर्ज किया है। पीड़ित के घर छत का मुआयना किया है। पीड़िता के पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई है। आरोपी परिवार का भी बयान दर्ज किया है। यानी विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, और ये शुभ लक्षण नहीं है। बीजेपी का दावा है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा, लेकिन विपक्ष इस मामले पर बीजेपी पर जबरदस्त हमलावर है। हाथरस की घटना निश्चित तौर पर झकझोरने वाली है। लगातार उत्तर प्रदेश में रेपिस्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। सवाल उठता है कि एक तरफ आप एसआईटी की जांच कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीबीआई की जांच की सिफारिश कर रहे हैं, तो आखिर योगी सरकार कहां है? उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता सवाल कर रही है। अशोक सिंह का सवाल नहीं है, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता सवाल कर रही है कि योगी जी आपकी इच्छा क्या है? आखिर किनको बचाने का प्रयास हो रहा है? क्या इस लड़की का निर्मम हत्या फॉरेन फंडिंग से हुआ? सवाल यह है कि आदित्यनाथ सरकार का क्या रवैया है। वो शुरू से ही अपराधियों की बचाव में लगे हुए हैं। वो शुरू से ही कानून का धज्जिया उड़ाकर अपराधियों के ऊपर इतनी मुलायम उनका एक पूरा रुख रहा है। इस मामले में पेच इसलिए भी फंसा हुआ है कि पीड़ित और आरोपी परिवार इस घटना की अलग अलग कहानी बता रहे हैं। संदीप समेत बाकी के 3 आरोपी खुद को निर्दोष कहते हैं। उनका कहना है कि पीड़िता की हत्या के पीछे उसका खुद का परिवार है और उन्हें फंसाया जा रहा है। रोहित पुनेठा के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। तो सरकार की अपनी दलीलें हैं और सरकार ये कह रही है कि दंगा भड़क सकता था, इसलिए कई कदम ऐसे पुलिस ने उठाए जिस पर सवाल उठे। लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्या सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? इंडिया न्यूज इस पूरे मसले पर किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा, बल्कि ग्राउंड जीरो से हम आपको वो तमाम सच दिखा रहे हैं जिसका आपके सामने आना बहुत जरूरी है और जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से आपसे छुपा ले जाती हैं। हम सीधा रोहित का रुख करते हैं। रोहित पुनेठा हमारे सहयोगी हाथरस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं। दिन की रिपोर्ट हमने आपको अभी दिखाई भी। इसके साथ ही खुर्रम निजामी लखनऊ से राजनीति पर, इस मसले से जुड़ी हुई सियासत पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लेकिन रोहित, सबसे पहले आपके पास आते हुए इंडिया न्यूज ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ किसने की, किसकी गलती थी, कहां गलती हुई, कब गलती हुई? और अगर बात गलतियों की आती है तो सबसे ज्यादा कटघरे में पुलिस खड़ी होती है। अगर हम ये आज देख रहे हैं कि इस मामले को अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है, जेल के भीतर से आरोपी चिट्ठी लिख रहा है, या फिर पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार के बीच कुछ फोन कॉल्स की बात की जा रही है, ऑनर किलिंग की थ्योरी एक पेश करने की बात की जा रही है, तो आखिर अभी तक कहां आप देख रहे हैं जांच पड़ताल में, पुलिस के रवैये में, प्रशासन के रवैये में कमी, जिस वजह से आज ये नौबत आई है और आज भी हाथरस की पीड़िता को इंसाफ का इंतजार पूरे देश को है।
देखिए शुभ्रा, जहां तक बात है लापरवाही की, तो लापरवाही हुई है और इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि लापरवाही ये इनिशियली पुलिस की तरफ से हुई है। जब इनिशियली ये मैटर पुलिस की संज्ञान में आया था तभी इस मामले को पुलिस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये मैटर जो है एक महिला के साथ जुड़ा हुआ था, एक लड़की के साथ जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर हमेशा से योगी सरकार इस बात को कहती है कि हम महिला को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है, महिला अपराध को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है। आपको याद होगा आपसे कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन दुराचार की भी शुरुआत की है यूपी की योगी सरकार ने, और ये कहते हुए कि नहीं, महिला के खिलाफ अगर कोई भी अपराध होगा तो हम उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इनिशियली इस बात की शिकायत थी कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसके साथ जबरदस्ती हुई है, छेड़छाड़ हुई है, तो इनिशियली सिर्फ 307, जब 14 दिसंबर को ये मामला, माफ कीजिएगा 14 सितंबर को जब ये मामला सामने आया था शुभ्रा, तब सिर्फ 307 और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उसके बाद अब 5 दिन बाद इस मामले में 354 को जोड़ा गया और उसके बाद 22 दिसंबर को इस मामले में 376D यानी कि जो गैंगरेप की धारा है उसको जोड़ा गया। तो ये सवाल है कि इनिशियली रोहित, इस मामले को ठीक से जांच नहीं की गई। जब रोहित, अब कहीं ना कहीं संदीप और पीड़िता में संबंधों की बात आ रही है, और जब संबंधों की बात आती है तो नजदीकियां और दूरियां दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती हैं। आपने बहुत बेहतर तरीके से आरोपी और पीड़िता के जो घर हैं उनकी दूरियां और नजदीकियों को बताने की कोशिश की, बताया आपने। क्या वाकई गांव के लोग क्या मानते हैं? आपने ये भी बताया कि दोनों परिवारों के बीच की स्थिति क्या है, उसे जरा बेहतर तरीके से समझाइए, क्योंकि देश जानना और समझना चाहता है। देखिए मनोज, अगर मैं बात करूं सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस की, घरों के फिजिकल डिस्टेंस की, तो वो ना के बराबर है। क्योंकि लवकुश जो एक इस मामले में आरोपी है, उसका घर और पीड़िता का घर, मैंने जैसा कि दिखाया भी अपनी रिपोर्ट में कि दोनों की छतें मिली हुई हैं, दोनों की दीवारें मिली हुई हैं। मतलब ऐसी स्थिति है वहां पर कि एक घर में अगर थोड़ी सी ऊंची आवाज से बात होगी तो दूसरे घर में सुनाई देगा कि पड़ोस वाला घर क्या कह रहा है। संदीप का घर बिल्कुल फिजिकली मैं अगर करूं तो बिल्कुल सामने है, तो हार्डली शायद 50 मीटर्स होगा। वहां पर संदीप भी है, वहां पर रवि भी है, वहां पर रामू भी है। इन तीनों के घर वहां पर है, क्योंकि ये तीनों आपस में रिलेटिव है, इसलिए बिल्कुल एक ही उनका गांव में बेसिकली घेर एक लैंग्वेज यूज की जाती है, घेर है, उसमें तीनों के अपने अपने कमरे बने हुए हैं, वहीं पर वहां पर रहते हैं। लेकिन मैं चूंकि गांव में गया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि गांव में सब लोग खामोश हैं, बोलने को कोई तैयार नहीं है, कोई डायरेक्टली इस बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, ऑफ द रिकॉर्ड मैंने बातचीत की, जिसको मैंने ऑन रिकॉर्ड लिया एक रिस्क लेकर। तब मेरे को ये बात जो पीड़ित जो गांव के लोग हैं उन्होंने बताया। देखिए जो मुझे उन लोगों ने बातचीत में बताया, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ उनसे ये सवाल पूछा कि मुझे कुछ जानना नहीं है, मुझे ये बताइए कि सच क्या है और आप लोगों को 14 तारीख को क्या पता चला। तो ये बात गांव की एक महिला, वो महिला जो कि 50 सालों से इस गांव में रह रही है, उस महिला ने ये कहा कि हमको सबसे पहले ये पता चला कि संदीप ने जो पीड़िता है उसको मारा है, उसको मर्डर कर दिया है। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने क्या रेप की बात आपने नहीं सुनी? वो कहती नहीं, मैंने रेप की बात नहीं सुनी, ये तो बाद में रेप की बात जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। लेकिन जब इसी सवाल को लेकर मैंने पीड़िता की भाभी से सवाल किया, पीड़िता के भाई से सवाल किया, उनके पिता से सवाल किया, उनके मां से सवाल किया, उनका यही कहना था कि इस मामले को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल उनको दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। लगातार हम दिखा भी रहे हैं गाँव दर्शकों को, और मैंने भी जब सुना जो आपने बातचीत पीड़ित परिवार से की है, तो एक डर भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, जिसका बार बार जिक्र पीड़ित परिवार के तमाम सदस्य कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर डर लग रहा है। पुलिस का एक अलग उसकी अलग दलील है, वो ये कह रही है कि हम परिवार को सुरक्षा देना चाहते हैं। परिवार को आखिर किससे डर है? क्योंकि हाईकोर्ट तक चला गया ये मामला और कहा गया कि देखिए हमें कैद में रखा गया है। अगर पुलिस ये कह रही है कि हम तो सुरक्षा देने के लिए वहां पर तैनात हैं और पहरा है घर के चारों तरफ, किसी को बिना इजाजत निकलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार फिर भी अगर ये कह रहा है कि हमें डर लग रहा है, हमें कैद में रखा गया है, हम अगर कहीं जाएंगे एक ही गाड़ी में पूरा परिवार सवार होकर जाएंगे, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मनोदशा है अभी पीड़ित परिवार की? देखिए पीड़ित परिवार की मनोदशा, देखिए जाहिर सी बात है कि इनके साथ इतना बड़ा पूरा वाकया हुआ है जैसा कि वो बता रहे हैं, तो एक डर की स्थिति है पूरे परिवार में। उनके पिता हमसे बातचीत करते हुए रो पड़े, जो पीड़िता के पिता हैं। भाई भी ये कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई आपको 12 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जाना है, तो उसके लिए पुलिस की व्यवस्था आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम लोग जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, हम एक ही परिवार है, 5 लोगों को हमको जाना है, तो 5 लोग हम जाएंगे एक ही गाड़ी में। उन्होंने जो DIG आज शलभ माथुर आए थे, जो कि नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, अगले 7 दिनों तक वो जो इस पूरा एरिया है उसके नोडल अधिकारी हैं, कह रहे हमने उनसे भी हमने यही कहा कि आपको अगर लेकर जाना है वहां पर, तो आप हमको 5 को एक गाड़ी में लेकर जाइए, उस गाड़ी की व्यवस्था कीजिए। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा आपको डर किस बात का है? उन्होंने कहा कि देखिए डर अभी हमको नहीं है, क्योंकि अभी तो देखिए अभी हमारे घर के बाहर पुलिस है, 4 कदम पर आगे पुलिस की
जो सुरक्षा है वो मौजूद है, लेकिन ये सुरक्षा कब तक रहेगी? आसपास के गांव में पंचायतें हो रही हैं, आसपास के गांव में हमारे अगेंस्ट पंचायतें हो रही हैं, हमको दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है, हमको इस तरह के मैसेज भिजवाए जा रहे हैं कि अपना जो बयान है, अपना स्टेटमेंट है वो चेंज कर दो। कह रहे हमको इस बात का डर है, पुलिस आज है, 10 दिन है, शायद 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, लेकिन उसके बाद एक न एक दिन तो ऐसा आएगा जब पुलिस यहाँ पर नहीं होगी, फिर हमको हमारी जान का खतरा होगा। और डर इस बात का भी उनको है कि जी मनोज। बिल्कुल रोहित, आपने बताया भी और आपने ठीक भी बताया, क्योंकि इसके पहले जो डीएम ने किस तरीके से बातचीत की वो भी हमने देखा। और सबसे बड़ा सवाल है कि एक और बड़े नेता मानवेंद्र सिंह हाथरस पहुंच रहे हैं, जो क्षत्रिय महासभा के नेता हैं, और वो जब पहुंचेंगे तो वहां किस तरह की चर्चा होगी। खुर्रम के पास चलते हैं। खुर्रम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की बात कर दी है, सबसे बड़ा सवाल है कि वहां पर स्थानीय पुलिस पहुंची हुई है, एसआईटी भी पूछताछ कर रही है, और जब भी दो एजेंसी जांच करती हैं तो विरोधाभास नजर आ रहा है। अगर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है तो क्यों सीबीआई इस पूरे मामले को नहीं ले रही है? और जब भी सीबीआई किसी मामले को लेती है तो उस राज्य सरकार की पुलिस, उस राज्य सरकार की एजेंसी उस केस से हट जाती है, सारे सबूत, सारे बयान और सारे तथ्य सौंपकर। जी बिल्कुल, देखिए मनोज, बात सही है कि काफ़ी दिन हो गए सीबीआई जांच को संस्तुति दिए हुए, चिट्ठी भी लिख दी गई है, ये भी कहा गया है कि सब कुछ, सारे सबूत जितने भी कुछ है वो हैंडओवर किया जाएगा। एसआईटी की जांच जहां तक पहुंचेगी उसको भी हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन सीबीआई जांच शुरू कब होगी आखिरकार, ये बात समझ से परे है कि अगर ये शुरू नहीं हो रही है तो क्यों नहीं शुरू हो रही है। एसआईटी की जांच लिंगर ऑन हुई है तो क्यों हुई है, दो एक्सटेंशन पर क्यों है एसआईटी की जांच? ये दो सवाल ऐसे जो बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला ऐसा है जिसको अभी भी छुपाया जा रहा है। जैसे कि जो ऑपरेशन दुराचारी की बात है, उसका तो अंतिम संस्कार हो चुका है। जब जो पीड़िता का जब शव जलाया गया था तो उसी दिन उसका अंतिम संस्कार हो गया था। कहा यह गया था जिस थाने में घटना होगी, अगर ये मालूम चलेगा उस थाने ढंग से काम नहीं किया है तो फिर वहां एक्शन होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, अंतिम संस्कार हो गया, अब सब छुपाया जा रहा है। हालांकि एक्शन को लिया सरकार ने, लेकिन राजनीति की हम बात करें तो राजनीति चरम पर है। एपी सिंह जो कि आरोपियों के अधिवक्ता तैनात किए गए हैं क्षत्रिय महासभा द्वारा, वो भी कल 10-11 बजे करीब पहुंच जाएंगे गांव में और आके सबसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या बात है। सीमा कुशवाहा जो कि आरोपियों, जो कि पीड़िता की तरफ से वकील हैं, वो भी मुलाकात कर चुकी है। लेकिन राजनीति भी चरम पर है। अब जो बाय इलेक्शन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें दो चीजें साफ हो जाएंगी। एक तो विक्रू की वजह से ब्राह्मण वोट बैंक पर सबकी नजर है, तो दूसरी हाथरस की वजह से दलित वोट बैंक पर सबकी नजर है। यानी कि जो पीड़िता का इंसाफ वो पीछे हो चुका है। सरकार कह रही है कि इंटरनेशनल पीछे हो चुका है, चुनावों में रोटी सेक ली जाए, अब यही प्राथमिकता लग रही है तमाम पार्टियों की। लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा है कि इसे कुछ और रंग देने की कोशिश मत कीजिए, हमें आजादी दीजिए और हमें न्याय दीजिए। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, खुर्रम आप भी और रोहित आप भी बने रहिएगा। बिल्कुल, और हादसे के बाद से ही बुलगड़ी गांव छावनी में तब्दील हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार को हर तरह की मुमकिन सुरक्षा मुहैया कराई गई है, लेकिन परिवार कह रहा है कि ये सुरक्षा नहीं है, ये पाबंदी है। वहीं परिवार ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आरोप लगाया है कि सुरक्षा के नाम पर उन्हें घर में कैद कर दिया गया है, उन्हें कहीं भी आने जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। आरोपी परिवार का कहना है कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता रोहित पुनेठा ने हाथरस में पीड़ित और आरोपी दोनों परिवारों से बातचीत करके इस मसले की तह तक जाने की कोशिश की। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर वो घटना हुई थी पीड़िता के साथ। 25 दिन हो गए हैं, पूरे 25 दिन, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हाथरस गैंगरेप मामले में पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। और इसीलिए एक एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी को 10 दिन का एक्सटेंशन भी मिल गया है और एसआईटी इस सिलसिले में जांच कर रही है। 16 तारीख को यानी कि 16 अक्टूबर को एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और इसीलिए एसआईटी इस सिलसिले में लोगों से पूछताछ भी कर रही है। जब पहले 7 दिन का टाइम मिला था एसआईटी को, तब एसआईटी पूछताछ कर रही थी और यहीं पर जो गांव है बुलगड़ी, जो गांव है पीड़िता का, वहां पर एसआईटी की टीम पहुंची थी और पूछताछ कर रही थी। 3 सदस्यीय एसआईटी है, जैसा कि मैं बार बार बताता हूं। 3 बड़े जो अफसर हैं वो इस एसआईटी में हैं। 3 बड़े आईपीएस, गृह सचिव भगवान स्वरूप जो कि एक बड़े आईपीएस अधिकारी हैं, उसके अलावा एसआईटी में डीआईजी चंद्रप्रकाश हैं, उसके अलावा एसआईटी में एसपी पूनम हैं। ये 3 अधिकारी हैं जो कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है हाथरस का सच सामने लाने की। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो आप खेत देख रहे हैं, इन्हीं खेतों में कहीं ना कहीं हाथरस का सच छिपा है। ये इस तरफ देखिए, लोग यहाँ भी आपको दिखेंगे, सड़कों पर अब आवाजाही हो रही है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपना
अपना जो काम है उसको कर रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि ये लोग जो हैं वो सच अच्छी तरह से जानते हैं कि सच क्या है। आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है और पूरा सच कल्पना से ज्यादा विचित्र। आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच कॉल डिटेल यानी सीडीआर सामने आने के बाद अब जेल में बंद चारों आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए इस केस में ऑनर किलिंग का हैरान करने वाला दावा किया है। हाथरस मामले ने इस वक्त पूरे देश में खलबली मचाई हुई है। पूरे देश में मीडिया की जुबान पर, हर एक शख्स की जुबान पर इस वक्त हाथरस का मामला है। और उस हाथरस मामले की जो पीड़ित है उन्हीं के घर पर मैं खड़ा हुआ हूं, उन्हीं के घर की छत पर मैं खड़ा हुआ हूं। और जैसा कि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो देखिए जिस पर छत पर मैं इस वक्त हूं, ये पीड़िता के घर की छत है और ये आरोपी है। इतने अगल बगल में जो पीड़ित है, आरोपी हैं, वो हैं। कुल 4 आरोपी हैं, जिनमें से 3 का घर तो वो सामने है, हालांकि पेड़ों के बीच है। मैं फिर भी कहूंगा जैसे दिखाएं, पेड़ों के पीछे बिल्कुल जो एक इमारत सी आपको नजर आएगी, गांव में जिस तरह से घर होते हैं वैसा जो घर है वो संदीप सहित जो 3 आरोपी हैं उनका वो घर है। और जो चौथा आरोपी है उसका घर ये है। उसके घर हम जाएंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जेल में बंद चारों आरोपी संदीप, रवि, लवकुश और रामू ने हाथरस के एसपी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आरोपियों ने दावा किया है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। आरोपी संदीप ने दावा किया है कि उसकी पीड़िता से दोस्ती थी, लेकिन परिवार को ये दोस्ती रास नहीं आई। आरोपी संदीप ने लिखा है, घटना वाले दिन खेत में पीड़िता से मुलाकात हुई। उसकी माँ और भाई भी साथ थे। पीड़िता के कहने पर मैं तुरंत घर चला गया और वहां अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। मुझे कुछ देर बाद गांव वालों से पता चला कि मेरी पीड़िता की दोस्ती थी और मां ने उसे मारा पीटा। पिटाई के कारण उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में वो मर गई। उसके साथ जाके हमने जब देखा है तो लड़की जमीन पे पड़ी हुई है और उसकी माँ चारा काट रही है। थोड़ी देर पहले उसका भाई चारा लेके अपने घर को चलाया है। उसकी माँ ने नहीं मारा, उसके भाई ने नहीं मारा, तो किसने मारा वहाँ पे? और तो कोई है नहीं था वहाँ। यह खुलासा पीड़िता के भाई और आरोपी की कॉल डिटेल को लेकर भी हुआ है। मुख्य आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के बीच 5 महीने में 104 बार बातचीत हुई थी, जिसमें से पीड़िता के भाई ने 62 बार कॉल किया था, जबकि आरोपी संदीप ने 42 कॉल किए और 26 फरवरी को 19 बार बात हुई थी। वो तो कागज अपने बचाव करेंगे, हमें तो कागज, हमें बेटी को न्याय चाहिए, क्योंकि हमें तो हमारी बेटी भी न्याय रही और हमें तो न्याय भी न्याय मिल लो, तो हमारे ऊपर तो और जी दबाव और बनाया जा रहा है। अब जैसी सरकार समझे वैसे करे, हम तो कुछ बोल ना सकते, क्या बोले। हमारी तो बेटी भी चली गई और हमारे का तो न्याय में भी उलझन है। पीड़िता के परिवार का दावा है कि उनका आरोपी से कोई संपर्क नहीं था। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर हाथरस केस की हकीकत क्या है। यूपी की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में रेप की बात से इनकार कर रही है। ऐसे में अहम सवाल, क्या पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ? क्या सच छुपाने की कोशिश की जा रही है? रेप नहीं हुआ तो आधी रात में अंतिम संस्कार क्यों किया गया? कई ऐसे और सवाल हैं जो हाथरस की आधी अधूरी सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ये तरीके की तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिर हाथरस का पूर्ण सत्य क्या है। की बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई, राजा मानवेंद्र सिंह हाथरस जाएंगे, ये खबर मिल रही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हैं मानवेंद्र सिंह और इसके साथ ही आपको बताएं वरिष्ठ वकील एपी सिंह भी कल हाथरस जाएंगे। एपी सिंह अपने सहयोगियों के साथ हाथरस का दौरा करने वाले हैं। निर्भया केस में आरोपियों के वकील रहे हैं, याद कीजिए। एपी सिंह कल हाथरस जाने का कार्यक्रम। और आपको बता दें कि एपी सिंह का मानना है कि हाथरस में गैंगरेप नहीं बल्कि ऑनर किलिंग हुई है। जो बात आरोपी कह रहे हैं उसी बात का जिक्र एपी सिंह कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं मानवेंद्र सिंह और वो क्षत्रिय महासभा के नेता भी हैं। आखिर क्या मोड़ लेने वाली है ये सियासत, क्या मोड़ लेने वाले हैं ये तमाम चेहरे, और जब ये चेहरे वहां पर पहुंचेंगे तो वहां के हालात क्या होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात का जिक्र कर रही है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर मौजूद है और इस वक्त ये गांव छावनी में तब्दील है। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता खुर्रम निजामी के पास। खुर्रम, तमाम तरह की चीजें देखी जा रहे हैं, हर कोई उस गांव में पहुंच रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे और ऐसे लोग जो अपने अपने लोगों से भी जुड़े हुए, यानी कि कह सकते हैं कि क्षत्रिय महासभा के लोग जो कहीं ना कहीं आरोपियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को लेकर परेशान नहीं है
क्योंकि वो इस पूरे मामले में शांति बनाए रखना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनके बयान वहां पर दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं? देखिए मनोज, जो मुझको समझ में आ रहा है कि हालात खराब हो चुके हैं। जो समाज आमने सामने खड़ा हुआ है, वाल्मीकि समाज जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था कि मिलने जुलने दिया जाए, वो जो पिटीशन पड़ी थी हाईकोर्ट में पीड़िता के परिवार तरफ से, वो वाल्मीकि समाज ने डाली थी। और जो आरोपी हैं उनकी तरफ से जो अधिवक्ता एंगेज किए गए हैं एपी सिंह, वो क्षत्रिय महासभा की तरफ से। यानी कि दो समाज तो आमने सामने खड़ा हो गया है। पीड़िता का परिवार ये कह रहा है कि हम आज पुलिस है, कल पुलिस नहीं होगी तो हम गांव में कैसे रहेंगे, हमको धमकियां मिल रही है अलग अलग तरीके से, हम गांव छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये वो स्थिति पैदा हो गई है। और ऊपर से ये बात कही जा रही है कि यहाँ पीएफआई को फंडिंग किया गया था और एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की थी जिसका भी प्रोब चल रहा है, ईडी अपना जांच कर रही है। तो ये साफ बताता है कि जिस काम के लिए वो अनसेरेमोनियल जो किया गया था अंतिम संस्कार, उसका कोई हासिल नहीं हुआ है। जिस चीज को रोकना चाहता था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अब उससे बड़ी चीज हो गई है। कहते जातीय हिंसा नहीं फैले, लेकिन उससे ज्यादा जातीय विद्वेष जो देखने को मिल रहा है वो ये बताता है कि आपने हिंसा तो रोक लिया, लेकिन जा रहे हैं बड़े नेताओं का जाना वहां पर लगातार जारी है और कल भी पूरे दिन भर वहां पर गहमा गहमी रहेगी। इससे क्या वहां के हालात सुधरेंगे या फिर उससे और विपरीत परिस्थिति वहां पर बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये अपने आप में बड़ा सवाल भी है, क्योंकि पीड़ित परिवार हैवानों की दरिंदगी से तो परेशान था ही, पुलिस ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। घटना के तुरंत बाद जब पीड़ित की मां थाने गई तो पुलिस ने मामले की गंभीरता से लिया ही नहीं। बिल्कुल, पीड़िता की हालत जब नाजुक होती चली गई तब जाकर पुलिस को होश आया। पुलिस थोड़ी सी हरकत में आई, पुलिस ने पीड़िता से मिलकर उसका बयान लेने की कोशिश की। लेकिन पीड़िता कुछ कहती तो कैसे? 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना के बाद उसने अपनी जुबान ही खो दी। अलीगढ़ अस्पताल में 22 सितंबर को उसने जो कुछ इशारों में कहा, उसी के आधार पर पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज किया। इस पूरे मामले में केस दर्ज कराने की भी अपनी दास्तान है। इंडिया न्यूज संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। चौदह सितंबर की घटना और आज 9 अक्टूबर। अंजाम तक अब तक नहीं पहुंची मामले की जांच। केस दर्ज करने में पुलिस ने क्यों दिखाई लापरवाही? ये वो सवाल हैं जो पीड़िता के परिवार को आज भी परेशान कर रहे हैं। घटना के दिन ही मामला दर्ज कर लिया गया होता और कार्रवाई तेजी से हुई होती तो आज मामले की तस्वीर कुछ और होती और शायद पीड़िता हमारे बीच होती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल शुरू में पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं। जब ये सारा कुछ नहीं हुआ, रेप भी नहीं हुआ और ना ही गर्दन टूटी, ना रीढ़ की हड्डी टूटी, ना जीभ काटी, तो फिर हमारी बहन मर कैसे गई ये बताइए। इस चीज का भी जो जवाब दीजिए। आप लोग सारा सबूत खत्म कर देंगे, हम लोगों को एकदम दबाव में डाल दिया है। ये हमारे साथ क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं, हमारी बहन के साथ इतना अत्याचार करा है। मामले की शुरुआत में पुलिस थोड़ी सक्रिय हुई, वो भी हल्के मन से। पुलिस ने पहले इस मामले में एक आरोपी संदीप के खिलाफ जानलेवा हमला SC/ST उत्पीड़न अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। संदीप की गिरफ्तारी के बाद 19 सितंबर को पुलिस जब तक पीड़िता का बयान लेने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज पहुंची, उसने इस मुकदमे में छेड़खानी की धारा 354 भी जोड़ दी। 22 सितंबर को जब पीड़िता ने लड़खड़ाती आवाज में गैंगरेप की बात कही और 3 और लड़कों लवकुश, रवि और रामू का नाम लिया तो पुलिस सख्ते में आ गई और मुकदमे में गैंगरेप की धारा 376D जोड़ते हुए चारों आरोपियों को गैंगरेप का आरोपी बनाया। इसके लिए वहां के बीजेपी सांसद की बेटी ने पत्र लिखकर पुलिस पर दबाव बनाया था। बड़ा सवाल है कि पुलिस से न्याय पाने के लिए क्या किसी बड़ी हस्ती के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी? ऐसा रहा तो फिर न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
हाथरस मामले में सबसे पहली एफआईआर दर्ज हुई थी 14 सितंबर को, यानी कि जब ये रिपोर्ट किया गया, जब ये बताया गया कि इस दिन वारदात हुई है। लेकिन उस दिन रेप की बात सामने नहीं आई थी। उस दिन जब शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़िता का परिवार पहुंचा था चंदपा थाने, जो मेरे बिल्कुल सीधे हाथ पर है, सीधे हाथ पर खेत है, खेत के उस पार चंदपा थाना है। बिल्कुल यहाँ से मुझे लगता है मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पर चंदपा थाना होगा। वहां पर एफआईआर दर्ज हुई थी। सबसे पहली एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें 307 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 307 धारा का मतलब होता है कि जबरदस्ती करना, मारपीट करना और जब उनके साथ मारपीट करना, तो मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। जानलेवा हमले के तहत 307 के तहत केस दर्ज किया गया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद यानी कि 19 सितंबर को जो मामला है वो 354 की जो धारा है उसमें बढ़ा दी गई थी। तब तक यानी कि 19 सितंबर तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में। लेकिन 19 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक इस मामले में एक एक करके जो चारों आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई। यानी कि 22 सितंबर को इस मामले में 22 सितंबर को सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि 22 सितंबर को पीड़िता ने गैंगरेप के आरोप लगाए थे। मामले में आज हालत ये हो गई है कि गैंगरेप की पूरी वारदात को ही नकारने की कवायद चल पड़ी है। SIT ये पता लगाने में जुटी है कि गैंगरेप हुआ था या नहीं। आरोपी जेल से खत लिख रहे हैं कि वो निर्दोष हैं और पीड़ित पक्ष पर ऑनर किलिंग का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पीड़िता ने खुद की लड़खड़ाती जबान से चारों आरोपियों के नाम लेकर उस वक्त गैंगरेप का आरोप लगाया था जब वो अलीगढ़ मेडिकल अस्पताल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रही थी। हाथरस से रोहित पुनीठा के साथ अनिल कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो पुलिस की हीला हवाली और उसकी ढिलाई की पूरी टाइमलाइन हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाई। और आप याद कीजिए कि ये पूरा मामला देश की नजरों में तभी आया जब पुलिस ने ठीक से कार्रवाई नहीं की। वो लगातार पीड़ित की आवाज को, इसके साथ ही पीड़ित के परिवार की आवाज को नजरअंदाज करती रही और आखिरकार सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई। और उसके बाद ही हाथरस की पीड़िता के लिए पूरा देश इंसाफ मांगने लगा। खुर्रम के पास हम चलते हैं। खुर्रम हमारे संवाददाता लखनऊ से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, सरकार आज चाहे जो भी दलील दे और पुलिस की ओर से भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन क्या इस बात को नजरअंदाज किया जा सकता है कि इस देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक सवाल खड़ा होता आया है और वो सवाल जायज भी है, वो सवाल बुनियादी सवाल है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूँ। 2004 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस के काम करने के तरीके में एक तरीके का जातिवाद है और खासतौर से हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन तरह के राज्यों में हम ये देखते हैं, महसूस भी करते हैं। इसके साथ ही 2015 में जो NCRB का डाटा आता है उसमें भी ये कहा गया कि 6009 मामले अनुसूचित जाति के खिलाफ, इसके लोगों के खिलाफ अपराध के मामले, जिसमें SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामले ही दर्ज नहीं किए गए। पुलिस के सामने ये लोग जाते हैं, पुलिस ये कहती है कि पहले देखिए हम जांच करेंगे, उसके बाद FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि एक तरह का प्रिजुडिस काम करता है। अगर ये तमाम आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं और हम आसपास देख भी रहे हैं, तो आखिर कैसे भरोसा किया जाए कि शुरुआत से ही पीड़ित परिवार की आवाज को सुना गया होगा ठीक तरीके से? बिल्कुल खुर्रम, हमारे साथी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले तमाम जो आपने आंकड़े बताए वो हकीकत बयां करते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस पर ये आरोप लगते रहे हैं। और शायद आपने देखा होगा जब ये घटना हुई उसके बाद 2 बड़े पुलिस अधिकारियों को वहां तैनात किया गया और उनको जिम्मेदारी दी गई कि सबसे पहले आप ये देखिए कि वहां पर कौन सा पुलिस अधिकारी अपनी तय सीमा से ज्यादा समय तक ड्यूटी कर रहा है। यानी कि जो तय सीमा होती है कि आपको एक जगह 3 साल रहने का को परमिशन होती है, उसके बाद भी क्या आप वहां पर तैनात हैं या नहीं, और अगर तैनात हैं तो कहीं ना कहीं कोई दबाव है, कहीं ना कहीं ऊपर प्रभाव है। बिल्कुल खुर्रम, जवाब दीजिए, आखिर कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है पुलिस के इस रवैये को? देखिए शुभ्रा, एक बात बिल्कुल साफ है कि पुलिस अपना काम ठीक तरीके से करे, ईमानदारी से करे, सिंसियरिटी से करे, तो कम से कम ऐसी स्थिति खड़ी नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस अगर सिंसियरिटी से काम कर रही है तो अपराध को रोक लेगी, हर एक जुर्म को होने से रोक सकती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर ईमानदारी से काम करती है तो चीजें बढ़ती नहीं है, एक्सग्रेट नहीं होती है, राजनीति करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरीके से, चाहे बिकरू का मामला हो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि 2 बड़े मामले, चाहे बिकरू का मामला हो या फिर हाथरस का मामला हो, इन दोनों जगह पुलिस सिस्टम का फेलियर बिल्कुल सामने आया है।
और जिससे बताया गया है कि जो इंटीरियर के थाने हैं, जो इंटीरियर के पुलिस स्टेशन हैं, उनमें जो पुलिस अधिकारी तैनात है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंशियल लोग के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। आप यहाँ भी देखिए, जब मालूम चला छेड़खानी का मामला ही था तो उसका केस दर्ज नहीं किया जाता है, उसके बाद किस तरीके से क्रिमिनेशन हो जाता है, सारे सबूत मिट जाते हैं। अब जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो कुछ है अब उसी पर रिलाय करिए, उसी पर कोर्ट सुनेगी, उसी पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। हम ये नहीं कहते गैंगरेप हुआ था, लेकिन अगर हुआ था तो फिर उसके सारे सबूत को मिटा दिया गया है, यानी कि जो क्राइम बिल्कुल। और इसीलिए इंडिया न्यूज बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ किसने की, ये सच सामने आना चाहिए और दोनों ही पक्ष हम लगातार दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम इस पूरी जानकारी के लिए।